अच्छा जी, टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग ब्लड सेल्स। और आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से याद होगी कि हमने कल ये डिस्कशन की थी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं दीज आर ऑल मेड इन द बोन मैरो। ठीक है, वो कोई भी बोन मैरो हो। अब जो इनमें होता ये है कि आप एक दफा अगर ये डिसाइड करें कि फेट ऑफ ब्लड सेल्स, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये जाते कहाँ हैं बनने के बाद, तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा कि असल में एक ही जगह पर बनने वाले सेल डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं और उनकी लोकेशन डिफरेंट क्यों होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या हो गया पहले टॉपिक तो पढ़ने दें तो फिर सवाल कर लेना। यार, जुरेज वेट कर लिया करो यार जी। अब इसमें देखिए कि बोन मैरो जब प्रॉपर सिग्नल बनने पे सेल बनाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो स्टेम सेल है कि जिसका जो है वो जिसके जरिए सारे सेल बनने। अब होता क्या है कि ये अगर तो इनको सिग्नल मिले फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो क्या होता है ये रेड ब्लड सेल बनाते हैं और इनका काम होता है ब्लड की सर्कुलेशन में ये कहाँ जाकर जो है वो अपना ठिकाना बनाते हैं। ये ब्लड की सर्कुलेशन में अपना जो है वो ठिकाना बनाते हैं। यानी कि इनको इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये आपको 120 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, ये आपको 120 डेज के लिए मिलेंगे ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो केस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इनका केस डिफरेंट होता है। इनका केस डिफरेंट ऐसे होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो, जैसे ये बी लिम्फोसाइट्स है ना, बी लिम्फोसाइट अगर ये बने तो ये ब्लड में रहेंगे। ठीक है, अगर टी लिम्फोसाइट बने तो ये भी ब्लड में रहेंगे। इनको बहुत ज्यादा तादाद में नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल के स्टेम सेल जो है ना वो बोन मैरो में बनते हैं तो वो क्या बनेंगे, वो बी लिम्फोसाइट बनेंगे। लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल के स्टेम सेल को आप भेज देते हैं थाइमस में, अब ये थाइमस क्या होता है बेटा? थाइमस हमारे सीने के दरमियान में एक छोटा सा ग्लैंड है, बिल्कुल छोटा सा, मटर के दाने जितना हमारे सीने के दरमियान में एक ग्लैंड है। अगर आपने बी लिम्फोसाइट बनाने हैं तो आप बी लिम्फोसाइट बनाने के लिए व्हाइट ब्लड सेल को बोन मैरो से निकाल के कहा बोन मैरो में ही डेवलप कर लेंगे अगर आपने बी लिम्फोसाइट बनाने। लेकिन अगर आपने टी लिम्फोसाइट बनाने हैं तो आप व्हाइट ब्लड सेल को प्रॉपर सिग्नल दे के सीधा कहां भेज देंगे? थाइमस में, जो सीने में होता है। और थाइमस जो है उसमें आकर टी लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये जाते कहां पर हैं, चाहे वो प्लाज्मा सेल हो या चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, ये ब्लड में जाते हैं। तीसरी टाइप के सेल्स आ जाते हैं फेगोसाइट स्टेम सेल। ये मोनोसाइट वगैरह होते हैं। इनका काम कहाँ होता है बेटा? इनकी सर्कुलेशन लाइफ बहुत कम होती है। सर्कुलेशन लाइफ क्या होती है? सर्कुलेशन लाइफ ये है कि ये ब्लड में कितनी देर रहेंगे। सर्कुलेशन लाइफ इज शॉर्ट, तो ये फिर व्हाइट ब्लड सेल कहाँ जाएंगे भाई? अगर व्हाइट ब्लड सेल जो है वो ब्लड में नहीं है तो ये ब्लड से कहाँ जाएंगे बेटा? इनको थोड़े दिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मोनोसाइट को 3 दिन के लिए रखा जाएगा सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स को कहाँ भेज दिया जाएगा? उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स को फौरी तौर पर भेज दिया जाएगा टिश्यूज में, जहां ये जाके अपना काम करेंगे। यानी बुनियादी तौर पर व्हाइट ब्लड सेल का काम असल में टिश्यूज के अंदर है। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं लेकिन कुछ दिन के लिए होते हैं, उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का असल में काम जो है वो टिश्यूज के अंदर है। इस हवाले से आप जरा सोचिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इन्फेक्शन जो होती है वो तो टिश्यू में होती है, ना कि ब्लड में होती है। ब्लड जो है वो भी टिश्यू है, मानने वाली बात है। लेकिन अगर जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में हुई है तो वो एक अलग एंगल है। लेकिन अगर टिश्यू में इन्फेक्शन है, या फर्ज करें कि आपके किसी टिश्यू में बैक्टीरिया चला गया है, तो अब ब्लड से व्हाइट ब्लड सेल भेजने के बजाय आपके टिश्यू में रखे जाएंगे गार्ड्स के तौर पे। पहले ही व्हाइट ब्लड सेल्स को गार्ड्स के तौर पे आपके टिश्यूज में भेज दिया जाएगा। अब व्हाइट ब्लड सेल जब आपके टिश्यूज में पहले ही मौजूद हैं, जैसे कोई आएगा फौरी तौर पर उसको काबू कर लिया जाएगा। इस हवाले से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, बहुत अमेजिंग छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन बहुत अमेजिंग है। आपको पता है कि कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको बकायदा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इसलिए रखा जाता है ताकि वो ये चेक करते रहें कि हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ये स्कैनिंग सेल्स होते हैं।
ये यहाँ से लेके और ला इंटेस्टाइन तक सारी जगह मौजूद होते हैं, और ये बकायदा स्कैन करते हैं कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं ये कोई कोई जो है वो शरारत तो नहीं करेंगे हमारे साथ, और फौरी तौर पे अगर कोई शरारत हो तो वो अंदाजा लगा लेते हैं। ऐसे सेल्स का भी एक नाम है, थोड़ी देर में आगे आएगा वो नाम, वो मैं आपको तब बताऊंगा। लेकिन बकायदा व्हाइट ब्लड सेल्स को टिश्यूज में इसलिए रखा जाता है ताकि वो स्कैनिंग करते रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में होते ही नहीं है, होते हैं, कुछ दिन के लिए रखे जाते हैं फिर निकाल लेते हैं। अगर इन्फेक्शन होगी तो ब्लड की इन्फेक्शन का तो फौरन ही पता लग जाएगा ना आपको, ब्लड तो सर्कुलेट कर रहा है। बाकी कोई टिश्यू सर्कुलेट करता है? कोई टिश्यू सर्कुलेट नहीं करता। तो ब्लड की तो इन्फेक्शन का तो आपको वैसे ही पता लग जाना है। तो फिर इसका मतलब यह है कि असल में किसकी हिफाजत करने की जरूरत है? टिश्यूज की। तो बहुत से व्हाइट ब्लड सेल्स को फिर टिश्यूज में भेज दिया जाता है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेटा हमारा जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, ये तो बात हो गई डेवलपमेंट। ये जो डायग्राम है ना, असल में ये है डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब डेवलपमेंट कहाँ होती है और उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये जो है वो डायग्राम इस बारे में बताती है। ठीक है, ये लेकिन जो जहां तक बात है प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो यहां से नहीं बनते, यानी प्लेटलेट्स आपके बोन मैरो में नहीं बनते। प्लेटलेट्स के जो जगह होती है फॉर्मेशन की वो डिफरेंट होती है। तो प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं आगे चलेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता बात आती जाएगी बेटा। अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है दैट वुड बी द रेड ब्लड सेल्स। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा कल भी एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये बाइकॉनकेव होते हैं। ओए वो कहाँ गया कासिम? नेट इनके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये बाइकॉनकेव है, यानी दरमियान में दोनों साइड से इनकी मेम्ब्रेन में डिप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो बात यहाँ पर समझने की है वो ये है कि देयर स्टेम सेल्स हैव न्यूक्लियस। जो स्टेम सेल्स होते हैं ना रेड ब्लड सेल्स के, उनके जो है वो उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। और लेकिन जो उसके बाद क्या होता है कि दे स्टार्ट डेवलपिंग हीमोग्लोबिन। अब उसी न्यूक्लियस से ये क्या बनाना शुरू करते हैं? ये अपनी हीमोग्लोबिन बनाना शुरू करते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्लड सेल हैं उनका जो स्टेम सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होना लाजमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि एक बात आपको और बताता हूं कि ह्यूमन के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। मोस्ट मैमल्स हैव न्यूक्लियाई इन देयर रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट मैमल्स हैव न्यूक्लियस। मतलब आप अगर बात करते हैं कि कैमल है, उनके न्यूक्लियस में उनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ह्यूमन के पास रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास जो है वो रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। अब जो हमारे रेड ब्लड सेल है ना ह्यूमन में, इनिशियली न्यूक्लियस होता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन बनाना शुरू करते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर दी जाती है, इट इज स्टफ्ड इनसाइड द सेल। इसको सेल के अंदर स्टफ कर दिया जाता है। और जब एक दफा इसको सेल के अंदर स्टफ कर दिया जाता है तो उसके बाद विच किक्स द न्यूक्लियस आउट। इतना ज्यादा स्टफ कर दिया जाता है कि यहाँ से इसके अंदर से जो है वो न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकल जाता है। सो ये है जो यहाँ पर न्यूक्लियस के ना होने की वजह है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन क्या यहाँ पे रिपेयर का मैकेनिज्म नहीं होता? अगर आपने न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने, काफी तक नहीं आया, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ देयर इज नो न्यूक्लियस, हाउ विल बी द हीमोग्लोबिन फॉर्म? हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा मजीद अगर दोबारा बनाने की जरूरत पेश आई तो आप कैसे बनाएंगे? आपने न्यूक्लियस को तो बाहर निकाल दिया, हीमोग्लोबिन क्या है? बाय नेचर हीमोग्लोबिन क्या है? क्यों जुरेज? बाय नेचर हीमोग्लोबिन क्या चीज है? प्रोटीन। प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन। डीएनए से। जी बिल्कुल, डीएनए से बनती है। अब अगर आपने डीएनए ही निकाल दिया, यानी न्यूक्लियस से निकाल दिया, तो अब आपने हीमोग्लोबिन दोबारा कैसे बनाएंगे? इसके लिए ना एक छोटा सा काम किया जाता है। वो क्या किया जाता है कि द आरबीसीज कीप द सॉरी कीप द
मैसेंजर RNAs of HB इनसाइड। न्यूक्लियस को तो निकाल देते हैं लेकिन HB का मैसेंजर RNA बचा लेते हैं। अब होता क्या है, आपको अगर एक छोटा सा रूल याद हो, वो रूल ये होता है कि सबसे पहले जो है वो DNA से बनता है मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA को डिकोड करके क्या बनाया जाता है, मैसेंजर RNA को डिकोड करके बनाई जाती है प्रोटीन। अब आपने DNA तो निकाल दिया, ओके, DNA तो आपने फारिग करा दिया, लेकिन अगर आपने मैसेंजर RNA रखा हुआ है तो अभी भी प्रोटीन बनने की गुंजाइश मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेशक आप निकाल दें न्यूक्लियस को, तब भी कुछ अरसे तक हीमोग्लोबिन को रिपेयर किया जा सकता है। और हर बहुत से आरएनए होते हैं। असल में आरबीसी की लाइफ 120 डेज क्यों होती है? क्योंकि जो आरबीसी का मैसेंजर आरएनए होता है वो 120 डेज तक सरवाइव करता है, और उसके बाद वो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको तोड़ दिया जाता है या वो टूट जाता है। यानी अगर मैसेंजर आरएनए परमानेंट हो, अगर मैसेंजर आरएनए मुस्तकिल वहीं पर रहे, अगर मैसेंजर आरएनए जो है उसको ना तोड़ा जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो आरबीसी कभी भी ना टूटे। क्यों? आपका मकसद तो एचबी को रिपेयर करना है ना। एचबी टूटा, आपने नया बना लिया, 120 डेज तक आप ये काम करते रहे, उसके बाद मैसेंजर आरएनए टूट गया। अगर मैसेंजर आरएनए टूट गया तो फिर अब आप उसको रेड ब्लड सेल को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर मैसेंजर आरएनए वहीं पर है तो फिर उसकी लाइफ लंबी भी हो सकती है। जी सुरेश बोलिए। सर न्यूक्लियस निकालने के क्या मसला था? असल में अगर न्यूक्लियस ही हम लोग रखे, मैं ना आरबीसी डिस्ट्रॉय कर, साइज बहुत छोटा होता है, रेड ब्लड सेल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से आप जो है, अब मैमल्स में रेड ब्लड सेल के साइज डिफर करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनका बड़े होते हैं ना थोड़े से, हमारे इसमें रेड ब्लड सेल हमारे केस में बहुत छोटे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन इज नॉट इनफ इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। वो इतनी प्रेजेंस उसकी जो है ना वो इतना इनफ नहीं हो, तो इस वजह से फिर आपको बड़े ऑर्गेनल बाहर निकालने पड़ते हैं, जिनमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल है ही न्यूक्लियस, बाकी तो छोटे छोटे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं चंद एक रेड ब्लड सेल में, लेकिन न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, लिहाजा उसको जो है वो आउटसाइड मूव कर दिया जाता है। सो ये वजह। ठीक है, तो रेड सेल के बारे में सबसे पहले तो अब एक बात और भी सुन लीजिए बेटा, इसमें डिफरेंस आ जाता है, देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि डिफरेंस इन द अमाउंट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स के दरमियान में इसकी अमाउंट में जो है वो फर्क आता है। कैसे फर्क ये आता है कि ये मेल्स में तकरीबन 5 to 5.5 मिलियन 5 to 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये मेल्स में होते हैं, और जो फीमेल्स है ना उनके अंदर ये होते हैं 4 to 4.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ह्यूज तादाद है। मतलब आप ये मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल कॉपी है ना, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि जिसमें ना आप आराम से ब्लड की स्लाइड बना सकते हैं। अगर आप ब्लड की स्लाइड बनाते हैं ना तो आपको बहुत ही आराम से रेड ब्लड सेल नजर आ जाएंगे, बहुत ही इजीली। जस्ट टेक ग्लूकोमीटर की जो गन होती है, ग्लूकोमीटर गन, वो मेरे ख्याल आप लोगों ने देखी होगी। उसमें क्या करते हैं, आप यहाँ रखते हैं, कड़क करके बटन दबाते हैं तो वो आपके यहाँ आके लगेगा, और जब वो यहाँ आके लगेगा तो हल्का सा ड्रॉप निकल आएगा। बस वही ड्रॉप चाहिए आपको, वो ड्रॉप आप स्लाइड पे रख दें। उसके अंदर आपने डालना होता है एक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन आप जैसे ही डालते हैं वो एंटीकोएगुलेंट होता है। सोल्यूशन डाल के उसके बाद आपने ये स्लाइड ऐसे पकड़ी होती है ना आपने, ठीक है, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रख के उसको ऐसे घसीटना होता है, वो पूरा स्मीयर बन जाता है। उसके बाद आप उसको रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और इतनी प्यारी स्लाइड बनती है रेड ब्लड सेल की जिसकी याद नहीं, और आपको उसमें रेड ब्लड सेल ही रेड ब्लड सेल नजर आ रहे होते हैं, और उसमें व्हाइट ब्लड सेल को ऑब्जर्व करना भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है ना वो तादाद में बहुत छोटे होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, कि रेड ब्लड सेल तादाद में बेशक अमाउंट में बहुत सॉरी अपने वॉल्यूम में बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अपना जो खुद एक रेड ब्लड सेल जगह बहुत कम घेरता है, लेकिन अगर इनको किसी कैपिलरी में से गुजरना पड़ जाए तो कैपिलरी में से ये सिर्फ लाइन बनाकर घुस सकते हैं, और ये एक जुमघट्टे की सूरत में एक क्लस्टर की फॉर्म में कैपिलरी में से कभी भी नहीं गुजर सकते। इनको कैपिलरी में से एक लाइन बनाकर गुजरना। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों एक छोटी सी डायग्राम डिपिक्शन करने की कोशिश की थी। वो डायग्राम थी ये वाली, ये
इसमें मैंने आपको कहा था कि कैपिलरी में इस तरह लाइन ड्रॉ करके जो लाइन बनाकर जो है ये गुजरेंगे, उसके अलावा ये उसमें से नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो इनका काम जो है ऑब्वियसली इनके पास दो चीजें हैं रेड ब्लड सेल्स के पास, बल्कि एक्चुअली जो है वो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजन ऑन HB। हीमोग्लोबिन पे तो ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड दे कन्वर्ट, ये भी रेड ब्लड सेल में ही एंजाइम होता है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड which is splitted into the bicarbonate ion HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और उसके बाद इनको इन दोनों को कंपाउंड्स को जो है वो भेज दिया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो बेसिकली ये काम भी रेड ब्लड सेल का होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन पे, आपको याद होगा हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड पार्ट पर अटैच होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है रेड ब्लड सेल कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, और उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ये जो रिएक्शन है इसमें रेड ब्लड सेल का क्या रोल है, ये तो खुद ही मिल रहे हैं। नहीं, रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम है जो ये काम करवा रहा है। अगर आप 13 चैप्टर दोबारा जाकर देखें तो वहां लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये जो है ये काम करता है और इसको जो है वो कन्वर्ट करवा देता है कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल का काम होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल का ऐसा कोई काम नहीं है खास, इसका काम जो है वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट ही है। इसके बाद बारी आ जाती है जी व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स, आप लोगों को अगर क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स के हवाले से तो बोल सकते हैं। सर बुक में लिखा हुआ है दे आर फॉर्म प्रिंसिपली इन द रेड बोन मैरो। नहीं, गलत है, ये गलत बात है, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये इधर लिखा होगा ना। हाँ, ये एक छोटी सी बात है, रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन्स, नहीं ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। बिल्कुल रेड बोन मैरो में इनका बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है, दोनों टाइप के स्टेम सेल हर बोन मैरो में मौजूद होते हैं। हाँ, जो बात है असल में वो ये है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ये मैं मिस कर गया था, दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन, लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो ये काम फिर किसको शिफ्ट कर दिया जाता है, आफ्टर बर्थ ये काम शिफ्ट कर दिया जाता है बोन मैरो को। ठीक है, और ये भी एक और बात है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा होगा कि हर बच्चे को बर्थ के बाद जॉन्डिस होता है, हर बच्चे को बर्थ के बाद जॉन्डिस होता है। वो असल में जॉन्डिस नहीं होता उसको, मतलब जॉन्डिस होता तो है लेकिन वो वायरल जॉन्डिस नहीं है, वो हेपेटाइटिस नहीं है। असल में वो क्या चीज है, वो है कि ब्लड जो है वो अपना काम, सॉरी लिवर जो है वो अपना काम किसके हवाले कर रहा है, लिवर इज शिफ्टिंग इट्स वर्क ऑफ ब्लड फॉर्मेशन टू बोन मैरो। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपको एनीमिया हो जाता है। अच्छा, एनीमिया की वजह से आईज येलो नहीं होती। ठीक है, अब ये आईज येलो क्यों होती है, क्योंकि वो जो वर्किंग है यूरिया साइकिल, उसमें यूरिया और यूरिक एसिड एकदम, और बिलीरुबिन वगैरह जो हैं, क्योंकि किडनी ने अभी उस तरह वर्किंग नहीं की थी ना। आप मुझे बताइए किडनी ने कितनी को वर्किंग की थी? किडनी जो है वो तो कुछ भी वर्किंग नहीं कर रही थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। सारी वेस्ट कौन बाहर निकाल रहा था बच्चे की? मदर। किडनी तो काम ही नहीं कर रही। ऐसी सूरत में फिर जब उसके बराबर का काम बच्चा मदर से बाहर आके करता है ना, तो किडनी को एफिशिएंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इतनी सी बात है, इसमें हेपेटाइटिस वाली कोई बात नहीं है। वो जो बच्चे की पिलाहट होती है बर्थ के बाद, दैट इज नॉट हेपेटाइटिस ए। आमतौर पे हम जिसको यरकान कहते हैं वो हेपेटाइटिस ए होता है, ये हेपेटाइटिस नहीं होता। ठीक है, ये बात समझने की है। एम्ब्रियोनिक लाइफ और फीटस लाइफ एक ही है बच्चे। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ बेसिकली होता ही है कि जब एम्ब्रियो बन जाता है ना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो तकरीबन जो है ना वो 3 मंथ्स तक जो चीज रहती है ना, जिसमें अभी ऑर्गन कंप्लीट नहीं होते, उसको आप एम्ब्रियो कहते हैं। लेकिन एम्ब्रियो फीटस कहलाना शुरू हो जाता है 2.5 से 3 महीने बाद। कब? जब उसमें तमाम ऑर्गन थोड़े 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 बन जाते हैं तो आप उस एम्ब्रियो को फीटस कह देते हैं।
तो बेसिकली जो ब्लड बनना शुरू होता है वो तो फीटस जो है उसमें होता है असल में, ठीक है, उससे पहले भी बन जाए, लेकिन फीटस असल में एम्ब्रियो के बनने के 3 माह बाद या 2.5 माह बाद जो आपके जो स्ट्रक्चर होता है वो एम्ब्रियो फीटस कहलाना शुरू हो जाता है। अब उसमें थोड़े थोड़े ऑर्गन सारे के सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है फीटस और एम्ब्रियो में फर्क। अब आइए नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स। बेटा दे आर ऑलमोस्ट डबल इन साइज, अमाउंट नहीं, डबल इन साइज। जो इनका जो साइज होता है ना वो तकरीबन डबल होता है किससे, रेड ब्लड सेल से, ठीक है। मतलब ये कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी तादाद बहुत ही कम होती है। देखिए 8,000 कुछ होगी, 8,000 सेंटीमीटर क्यूब तकरीबन इतनी लिखी होगी यहाँ पर, बहुत ही कम होते हैं। और जी 7,000 to 8,000 1 क्यूबिक मिलीमीटर, मैंने ऊपर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, हाँ क्यूबिक मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पर जो है वो यूनिट हमें चेंज करना है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ, मिलीमीटर तो खैर बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा यूनिट है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पर मिलीमीटर क्यूब जो है ये इतने ज्यादा होते हैं और ये सिर्फ 7 से 8,000 होते हैं, और 7 से 8,000 भी कम हो सकते हैं, मतलब इससे भी कम हो सकते हैं। अगर इनको टिश्यू में भेज दिया जाए तो ये तकरीबन इससे भी कम हो जाते हैं, 7 से 8,000 से भी कम हो जाते हैं, लेकिन इनकी नॉर्मल तादाद इतनी होती है 7 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और इनके ना एक और मसला भी होता है, अगर इनको बहुत ज्यादा बना दिया जाए ना तो फिर इसमें एक मसला और ये है कि दे कैन कॉज हिंड्रेंस इन द हिंड्रेंस होता है डिस्टर्बेंस, रुकावट, दे कैन कॉज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इतने ज्यादा हैं, जैसे आप यूं एज्यूम कर लें कि एक रोड है जो आपने बनाई हुई है साइकिल के लिए, ठीक है, उसके ऊपर एक रो में आ जाती हैं 5 साइकिल्स, ठीक है, 5 साइकिल के बराबर बड़ी छोटी रोड होती है, आप 10 कर लें, ठीक है, एक रो में ऐसे 10 साइकिल्स आ जाती हैं। आप क्या करते हैं, आप उन 10 साइकिल्स के दरमियान में एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब क्या होगा कि जहां 10 साइकिल्स आ रही थी वहां 6 या 5 साइकिल्स आएंगी, ठीक है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उस हिसाब से 6 कर ले, 3 इधर 3 इधर। अब क्या यही मिसाल जो है वो उसकी भी है, रेड ब्लड सेल्स के फ्लो में हिंड्रेंस कॉज करना जो है वो व्हाइट ब्लड सेल उसकी हिंड्रेंस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से इनकी तादाद बहुत कम रखी जाती है। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम रखने का एक मकसद ये भी होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो सम टाइम ऐसे होता है, और बहुत लोगों को ये डिजीज हो जाती है, एक डिजीज होती है जिसको आप ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये इनक्योरेबल होती है। ऑटो इम्यून ये है कि आपके अपने जो बॉडी के सोल्जर्स हैं वो आपकी अपनी बॉडी को मारना शुरू कर देते हैं, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स पर जो है वो हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 डिजीजेस जो हैं वो सबसे कॉमन है ह्यूमन में, एक है ऑर्थराइटिस और दूसरी है जिसको आप कहते हैं, क्या नाम था उसका, हाँ जो डायबिटीज है। बहुत लोगों को ये वाली डायबिटीज भी होती है, इंसुलिन सेल को आपके अपने व्हाइट ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस वजह से भी कम रखे जाते हैं, इनको टिश्यूज में भेज दिया जाता है ताकि ये, और उसके बाद टिश्यूज में से भी कुछ अरसे बाद इनको खत्म कर दिया जाता है, नए बनाए जाते हैं फिर। तो ये इस तरह से जो है वो इनकी रिसाइकलिंग वगैरह चलती रहती है। हाँ ये बात है कि दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियस, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस जो है वो लोब्स में कन्वर्टेड होते हैं, लोब्स में ऐसे। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में, एक न्यूक्लियस ये है, ये एक और ऐसे करके, फिर उसके बाद जो है वो ऐसे है, ऐसे 3-3 लोब्स बने होते हैं, ऐसे 3-3 4-4 लोब्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। जैसे आप ये इस बुक में डायग्राम देखिए, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके लोब्स बने हुए, ये देखें। अब ये जो है ये वाला व्हाइट ब्लड सेल जो है, इसमें इस पूरे न्यूक्लियस के लोब्स बने, एक ये लोब बना है, एक ये लोब बना है, एक ये लोब बना है, लोब्स लोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं इनमें। उसकी रीजन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि उसकी क्या रीजन होती है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है कि व्हाइट ब्लड सेल्स करते क्या हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के बेटा 2 काम होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, दे टैकल द इमीडिएट इन्फेक्शन, अगर कोई इमीडिएट इन्फेक्शन है, अच्छा उसके बाद
नंबर 1 इन्फेक्शन, उसके बाद दे कॉज इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन यानी कि उस जगह पर रिपेयर का जो फिनोमिना होता है वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन असल में उसको कहते हैं कि जिसमें जो है वो ये जो आपकी बॉडी में पूरी सिग्नलिंग चलती है, पूरे सिग्नल्स चलते हैं कि फलां जगह पे डैमेज हुआ हुआ है, उसको आकर जो है वो रिपेयर करो, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इनका काम होता है दे कैन आप उसको क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये वो करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस कौन से होते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कोई कहीं पर शक है कि जी फलां चीज जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक ऐसी आ गई है जिसने व्हाइट ब्लड सेल को इरिटेट किया, बेसिकली यहाँ पर अगर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो इरिटेट हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को महसूस हो जाता है कि फलां चीज जो है वो बॉडी के बाहर से आई है, तो उसका रिएक्शन देते हैं ये। तो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ये कॉज कर सकते हैं, और बहुत सी जगहों पे जो आपको एलर्जी होती है या किसी भी उसकी वजह से आपको एलर्जी होती है मेडिसिन वगैरह की वजह से, उसमें ये शामिल होते हैं। नंबर 4, ये एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। आपके जो भी एंटीटॉक्सिन्स हैं, आपके जो भी टिश्यू में अगर कोई टॉक्सिन आ गया है, कोई ऐसी चीज आ गई है, तो उसको खत्म करना इनका काम, उसको जो है वो रिमूव करना इनका काम होता है। नंबर 5, इनका काम जो है वो एपोप्टोसिस करवाना भी होता है, कि ये जो है बकायदा सिग्नलिंग के जरिए ये दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक तो होता है ना नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में होता है कि एक सेल अगर गड़बड़ कर रहा है या वो पुराना हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये जो है वो उसके साथ रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिक्स्थ है जिसको आप कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आप इम्यून सिस्टम वाले में बताऊंगा, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल हम जो है वो हमारे बहुत से लोग जो कोरोना से बच गए हैं उन्होंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है कि जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ। और एक्वायर्ड वो होती है जो कि हम अपने एक्सपीरियंस के बाद लेते हैं। एक्सपीरियंस में बता दिया कि चिकन पॉक्स हुआ, एंटीबॉडीज बन गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई, अब आप इम्यून है, मोस्टली आप इम्यून है। कोरोना हो गया, ठीक है, आप ठीक हो गए, एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। आपके जो है सम टाइम हम बॉडी को ये कहते हैं कि तुम इम्यूनिटी एक्वायर करो, कैसे? वैक्सीन देके, वैक्सीन दे दो भाई, पोलियो की वैक्सीन दे दो, बॉडी जो है वो उस पोलियो के वायरस के अंदर आने के बाद बॉडी अपने आप को इम्यून करती है। ये भी एक्वायर्ड है, लेकिन ये हमने दी है, हमने बॉडी को इंड्यूस किया कि तुम एक्वायर करो। तो ये दोनों मैं इम्यूनिटी टाइप्स भी आपको थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो ये सारा कुछ जो है ये काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, बहुत ज्यादा कुछ करते हैं इसमें, ये सब कुछ जो है वो शामिल है। फिर इसके साथ साथ जो है वो व्हाइट ब्लड सेल दे आर जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स, ये स्कैनिंग भी करते रहते हैं पूरी बॉडी की, ठीक है। बॉडी की स्कैनिंग है, कहीं पर कोई गड़बड़ है, कोई ऐसा इशू है, तो उसमें भी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये बकायदा जो हमारा माइक्रोफ्लोरा होता है, बैक्टीरिया फ्लोरा इंटेस्टाइन वगैरह का, उसके ऊपर भी जो है वो चेक रखते हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, उस तरह का काम भी इनके जिम्मे होता है। तो ये पूरी बॉडी में टिश्यूज में फैले होते हैं, पूरी बॉडी के टिश्यूज में। ब्लड में कम है तो वो ब्लड में कम है, असल में टिश्यूज में आप अगर आप ब्लड प्लस टिश्यूज काउंट करेंगे तो इनकी तादाद काफी ज्यादा बन जाएगी। मैं इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं बेटे, सर्कुलेशन लाइफ और है, सर्कुलेशन और है कि एक ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में कितनी देर के लिए रह रहा है, वो अलग बात है। एक चीज है कि आपके सर्कुलेशन में भी हैं वो 7 से 8 हजार पर मिलीमीटर क्यूब, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपके टिश्यूज में, सारे टिश्यूज में मौजूद है। ये एक बड़ी बात है कि रेड ब्लड सेल तो टिश्यू में जाता ही नहीं, जाते ही व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है कि एक चीज होती है तो आप कहते हैं कि आपकी बॉडी का ब्लड टेस्ट होता है ना, अगर आप सीबीसी कराएं तो एक चीज होती है ईएसआर। ईएसआर ये असल में व्हाइट ब्लड सेल काउंट होता है, एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल काउंट। ये अगर एक लिमिट से ऊपर आता है, अगर ये एक लिमिट से ऊपर आता है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में कहीं इंफेक्शन है, कहीं। मेरे कहने का मकसद क्या है कि अगर व्हाइट ब्लड सेल आपके ब्लड में ज्यादा हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब वो तो एक अलग बात है ना कि वो रेड ब्लड सेल के रास्ते में हिंड्रेंस कॉज करेंगे या वो ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर सकते हैं, ये दोनों बातें कर सकने की हैं। लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में ज्यादा है तो ये कोई खुशखबरी नहीं है,
क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और व्हाइट ब्लड सेल बना के वहां भेजे जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई खुशखबरी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम तादाद में ही बेहतर हैं, ठीक है। टाइप्स देख लें, 2 मिनट रह गए, चलो छोड़ें, टाइप्स इनकी होती हैं, वो टाइप्स इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं। इसके बाद सर लॉन्ग है? हाँ, ये लॉन्ग है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों। ओके सर। सर कल टेस्ट होएगा? कल किस चीज का? कल तो भाई संडे कल है। संडे। वाह, अच्छा। एड देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड माइग्रेशन। अच्छा 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 अच्छा। सर ये वो कैपिलरीज में जाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिलरीज में से स्क्वीज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बात है। ये बहुत मजे का चैप्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है बहुत लेंथी, वरना ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिजियोलॉजी है ये, आपके एमकैट के जो चैप्टर्स है ना, 3 चैप्टर्स हैं एमकैट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब आप यूं कह लीजिए कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके हवाले से आप कहते हैं कि एमकैट में इन वाले जो चैप्टर्स में से काफी ज्यादा जो है वो टीचर्स का भी इंटरेस्ट होता है, बच्चों का भी। इसमें आपका जो बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स वाला, ठीक है, एंजाइम वाला, सेल वाला, उसके बाद 11th चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, उसके बाद 12वां 13वां 14वां सिर्फ वो हिस्सा आप पढ़ते हैं जो ह्यूमन रिलेटेड है, ठीक है, एनिमल रिलेटेड भी ज्यादातर नहीं पढ़ते। तो 14वें में आप प्लांट पार्ट भी पढ़ते हैं, जाइलम फ्लोएम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो एनिमल रिलेटेड पार्ट है वो आप पढ़ते हैं 14वें का। और उसमें इस चैप्टर में काफी अच्छी मजेदार इंफॉर्मेशन और भी हम लोग जो है वो दिया करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप शुरू करते हैं 12वां 13वां 14वां, ये फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर 15th से लेकर 16 17 18 तक ये 4 चैप्टर, ये फिजियोलॉजी 7 चैप्टर हैं जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और खूब है, वो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार किस्म के चैप्टर्स हैं। उसके बाद आ जाता है 19वां चैप्टर, 19वां 20वां 21वां और 22वां। इसमें आप पढ़ते हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और यूं कह लीजिए कि जेनेटिक्स। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, वो सारा कुछ होता है। सर वायरोलॉजी नहीं है कहीं? कहाँ पे? क्या चीज? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी? वायरोलॉजी कम है, Yes, sir. मतलब उसमें ना एमडी कैट में उसका कम हिस्सा इंक्लूड किया। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है बड़ी